इस मजेदार कहानी की शुरुआत होती है लॉस एंजलिस शहर में दिखाते हुए, जहां पर एक आदमी और एक छोटी लड़की को पानी में गिरा दिया गया था। उन्हें तो बहुत ही तड़पाकर वहीं मार दिया जाता है। तभी हम अगले सीन में आसमान की तरफ एक कौवे को उड़ता हुआ देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा डरावना लग रहा था। तभी हमें सारा नाम की एक लड़की की आवाज सुनाई जाती है, जो कि आत्माओं के बारे में बता रही थी। सारा सिंपली कहती है कि मरने के बाद भी कुछ ऐसी आत्माएं होती हैं जो कि पृथ्वी पर रह जाती हैं, क्योंकि उनके साथ अन्याय हुआ होता है और उनके किसी रिलेटिव्स या फिर प्यार करने वाले लोगों को उनसे अलग कर दिया जाता है। इसी रीजन की वजह से आत्माएं पृथ्वी पर रह जाती अपना इंसाफ करने के लिए। वो सारी आत्माएं तो अपने आपको न्याय दिलाने के साथ साथ अपने रिलेटिव्स और प्यार करने वाले लोगों को खुश देखना चाहती थी, और वो सारे हवा में उड़ने वाले कौवे आत्माओं को इंसानों से कनेक्ट करते थे। यही रीजन होता है कि इस वक्त अभी एक कौवा जो कि रात के समय हवा में उड़ते हुए सीधा एक घर के ऊपर आकर बैठ जाता है। वो घर और किसी का नहीं बल्कि सैरा का था। सैरा तो अपने बेड पर बहुत ही आराम से सोई हुई होती है। उसके हाथ में तो एक बहुत ही प्यारी सी अंगूठी थी। दरअसल सैरा लॉस एंजलिस में पेंटिंग करना और लोगों की बॉडी पर टैटू बनाने का काम करती थी। अब अचानक सैरा को कुछ विजन्स आने लगते हैं, जिसमें कि वो एक आदमी और एक बच्चे को मरता हुआ देख रहे थे। उन दोनों को किसी ने गोली मार दी और उन्हें पानी के अंदर फेंक दिया। इस बात से सैरा काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और उठ जाती है। सैरा तो अब हमेशा की तरह अपने काम की तरफ निकल गई थी। अब हमें उस शहर में मौजूद एक बहुत ही बड़ी गैंगस्टर जूडा के बारे में बताया जाता है। दरअसल जूडा सारे इलीगल काम किया करता था और उसे इसके पैसे भी मिलते थे। पूरे शहर में लोगों को ड्रग्स प्रोवाइड करना उसे काफी अच्छा लगता, क्योंकि उसमें बहुत ही ज्यादा फायदा भी होता है। सभी लोग ज्यादा नशे करते, जिससे कि जूडा को बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट भी होता। इसीलिए उसने चारों तरफ ड्रग्स के सप्लाईज बढ़ा दिए होते हैं। यहाँ अब हमें सैरा दिखाई जाती है, जो अपने काम पर से वापस आ रही थी। तभी उसे रास्ते पर एक बच्ची मिलती है जो काफी डरी हुई थी। शायद ये हो सकता है कि उस बच्ची के पास रहने के लिए कोई घर ही ना हो। इसीलिए अब सैरा ने उस लड़की को अपने पास बुला लिया और उसे अपने घर पर लेकर चली गई। अब वापस जूडा को दिखाया जाता है, जो कि पूरे शहर में अपना काफी बड़ा बिजनेस बना रहा था। वो तो ऐसे लोगों को टारगेट करता है जिन्हें ड्रग्स करने की आदत हो और अपने बॉडी की प्यास बुझाने की तलब हो। वो सारे के सारे कस्टमर्स को अच्छी सर्विस देता और उनसे काफी पैसे भी कमाता। लेकिन इसके साथ साथ जूडा को काली शक्तियों में काफी इंटरेस्ट होता है। उसने तो कई सारी काली शक्तियों की जादू सीख कर रखे थे। जूडा के पास तो सिविल नाम की एक लेडी भी होती है, जो कि फ्यूचर देख सकती थी, और उसी लेडी के फ्यूचर प्रेडिक्शन का फायदा उठाकर जूडा अपने सारे इलीगल काम किया करता था। यही रीजन होता है कि आज तक वो पुलिस वालों के हाथ में नहीं आया। अब यहाँ जूडा थोड़ी ही देर में अपने एक आदमी को जान से मार रहा होता है, क्योंकि उसके पीछे सिर्फ एक रीजन था कि उस आदमी ने ड्रग के एक बहुत ही बड़े पैकेट को नीचे फेंक दिया था। भले ही वो ड्रग का पैकेट खराब हो चुका था, लेकिन जूडा को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि उसके बनाए गए ड्रग्स को कोई फेंक दे। उसने तो तुरंत ही सारे ड्रग्स के इंजेक्शंस उस आदमी के बॉडी में डालना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि वो आदमी तड़प तड़प कर वहीं पर मर जाता है। इन सारी चीजों से हमें जूडा की हैवानियत दिखाई जा रही थी कि वो कितना ज्यादा बेरहम और खतरनाक इंसान है। वहीं अब हमें शॉप के अंदर सैरा दिखाई जाती है, जो कि अपना जॉब कर रही थी। उस जगह के मालिक का नाम नोआ होता है, और फिर हमें बाद में पता चला कि सैरा और नोआ एक दूसरे से प्यार करते थे। सैरा यहाँ पर नोआ को बता देती है कि उसे कुछ रात से अजीब तरीके के सपने आ रहे हैं, इसीलिए उसकी तबीयत खराब हो चुकी है। इसीलिए सारा नोआ से रिक्वेस्ट करने लगी होती है कि वो जल्दी घर पर चले जाए, ताकि घर जाकर वो आराम कर सके। नोआ हालांकि सारा से प्यार करता था, इसीलिए उसने इसकी परमिशन भी दे दी थी। सैरा तो तुरंत ही चली गई अपने घर की तरफ। अब सैरा जब अपने घर के अंदर सो रही थी, तो वो एक कौवे को खिड़की के ऊपर बैठा हुआ देखती है। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो कौवा उसे बुला रहा है। इसीलिए सैरा तुरंत ही उस कौवे का पीछा करने लगी, जो कि शहर से थोड़ी दूरी पर लेकर चला गया। सैरा तो एक नदी के किनारे पहुंचती है, जहां पर वो उसी कौवे को ढूंढने लगी थी। तभी हमें उसी जगह की थोड़ी दूरी पर नदी दिखाई देती है, जिसमें कि शुरुआत में एक आदमी और एक लड़की को पानी के अंदर डुबा दिया गया था। थोड़ी ही देर के अंदर अचानक पता नहीं कैसे उस आदमी के अंदर जान आ जाती है। वो तो तुरंत ही अपने आप को छुड़ाकर बाहर की तरफ आ गया था। आखिर ऐसा कैसे हुआ, ये तो हमें थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। लेकिन अब सैरा उस आदमी को इस तरीके से बाहर निकलता हुआ देखकर काफी डर गई। लेकिन वो आदमी जिसका नाम ऐश होता है, वो
वहीं पर बेहोश हो गया। इसीलिए सारा ऐश को अपने घर पर लेकर आ जाती है। अब यहाँ इन सारी चीजों के बारे में सिबिल को पहले ही पता चल गया था। वो तो ये सारी बातें जूडा को बता देती है कि कोई मरा हुआ इंसान वापस से जिंदा हो चुका है और वो अपना बदला लेने के लिए तुम्हारे पास जरूर आएगा। जूडा भी सिबिल की बातें समझ गया था कि इस बार उसका मुकाबला किसी इंसान से नहीं बल्कि किसी खतरनाक आत्मा से होने वाला है जो कि अपना बदला लेगी। जूडा भी इस बात के लिए तैयार हो चुका था क्योंकि उसे काफी मजा भी आता है। सारा तो ऐश को संभाल रही थी, लेकिन जब ऐश को होश आता है तो वो बहुत ही ज्यादा पैनिक हो गया था और उसे कुछ अपने पास्ट की बातें याद ही नहीं होती। सारा ने अब ऐश को बताया कि मैंने तुम्हें और तुम्हारे बेटे को अपने विजन्स के अंदर देखा है, जिसमें कि तुम दोनों को पानी के अंदर डाल दिया गया था और जान से मार दिया गया था। तभी ऐश पूछता है कि आखिरकार मैं कैसे जिंदा बच गया। तो सारा जवाब देती है कि तुम इंसान नहीं बल्कि तुम एक आत्मा हो जो कि किसी रीजन से वापस जिंदा हो चुके हो। अब ये सारी बातें काफी ज्यादा अजीब थी और ऐश का सर भी दर्द दे रहा था। वो तुरंत ही उस जगह से भागते हुए सीधा अपने घर की तरफ आ गया जहाँ पर वो लोग रहा करते थे। ऐश अब अपने घर में मौजूद अपने ही बेटे की पेंटिंग्स देखने लगा, जिसे टच करने के बाद उसे अपने पास्ट की सारी बातें याद आ जाती हैं। उन विजन्स में तो ऐश अपने बेटे डैनी को देखता है जो उसके साथ रहकर काफी अच्छी लाइफ जी रहा था। हालांकि ऐश की वाइफ की बहुत पहले मृत्यु हो चुकी होती है, लेकिन उसने अपने बेटे को कभी ये महसूस नहीं होने दिया। ऐश तो एक मैकेनिक होता है जो अपने घर में रहकर कई सारे व्हीकल को ठीक कर रहा था। वहीं उसका बेटा डैनी भी ड्राइंग्स बनाने में बिजी होता है। तभी अचानक उनके घर के बाहर गोलियां चलने की आवाज आने लगी। अब डैनी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मासूम था और वो तुरंत ही उस गोली चलने की आवाज के पीछे जाने लगा। ऐश भी अपने बेटे को रोकने के लिए तुरंत वहाँ पर चला जाता है, लेकिन डैनी जब उस जगह पर पहुंचता है तो उसने देखा कि कई सारे गैंग मेंबर्स एक आदमी की जान ले रहे हैं। ये किसी और के नहीं बल्कि जूडा के ही गैंग मेंबर्स थे। अब उन सारे लोगों ने ये नोटिस कर लिया था कि डैनी और ऐश ने ये सारे मर्डर देख लिए हैं, इसीलिए उन्हें जिंदा रखना बहुत ही ज्यादा रिस्की हो सकता था। वो लोग तो जूडा के ही आदमी थे, यानी कि उनके अंदर भी कोई भी इमोशन नहीं होते। अब उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो ऐश और उसके बेटे दोनों को ही खत्म कर देंगे। हालांकि ऐश उनसे भीख मांगने लगता है कि प्लीज मुझे मार दो लेकिन मेरे बेटे को छोड़ दो, पर वो सभी इतने ज्यादा बेरहम थे कि उस छोटे बच्चे को भी नहीं छोड़ा। यहाँ प्रेजेंट टाइम में ऐश एकदम रोने लगता है क्योंकि उन लोगों ने उसके बेटे को जान से मार दिया था। उसे तो समझ में ही नहीं आ रहा होता कि आखिर वो क्या करे। तभी सारा आकर ऐश को संभालती है और ये कहती है कि तुम्हें वापस जिंदा किसी रीजन की वजह से किया गया होगा और शायद तुम्हें अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए भेजा गया है। सारा की बातों का मतलब ये था कि जिन जिन लोगों ने तुम्हारे बेटे और तुम्हें जान से मारा है उन्हें अपनी नई पावर्स की मदद से एक एक करके तुम भी खत्म कर दो। ऐश भी अब धीरे धीरे सारा की बातों को समझ जाता है, इसीलिए उसने डिसीजन ले लिया था कि वो अपने बेटे के कातिलों को एक एक करके मारेगा। सारा तो ऐश को एक न्यू लुक देती है जिससे कि उसकी एक नई पहचान बन जाए और अब ऐश अपने बाइक के ऊपर बैठकर तुरंत ही निकल जाता है उन सारी गैंग मेंबर से बदला लेने के लिए। साथ में वो कौवा भी उसके साथ था जो कि पूरी तरीके से उसकी हेल्प कर रहा होता है। वो कौवा तो ऐश को लेकर एक फैक्ट्री के पास चला गया जो कि जूडा की होती है और वहाँ पर उसके कई सारे गैंग मेंबर्स काम कर रहे थे। वो कौवा जो भी देख रहा था वही सारी चीजें ऐश को भी दिखाई दे रही होती हैं। इसीलिए अब उस फैक्ट्री के अंदर कितने लोग हैं और वहाँ पर क्या चल रहा है ये सारी बातें ऐश को पता चल जाती हैं। फैक्ट्री के अंदर तो स्काई नाम का एक पागल आदमी अपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था। तभी थोड़ी देर के अंदर ही ऐश उस फैक्ट्री के अंदर घुस जाता है और स्काई को पकड़कर मारने लगता है। उसने लगभग सारे आदमियों को खत्म कर दिया था और अब से स्काई की बारी थी। स्काई यहाँ पर पूरी तरीके से चौंक गया क्योंकि उसने ये नोटिस किया था कि हमने तो ऐश को कई समय पहले ही मार दिया होता है, आखिरकार वो वापस जिंदा कैसे हो गया। ऐश तो बार बार स्काई से यही पूछ रहा था कि मुझे और मेरे बेटे को जान से मारने में किन किन लोगों का हाथ होता है और अगर तुमने मुझे ये नहीं बताया तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। स्काई तो पहले से ही बहुत ज्यादा डरा हुआ था, इसीलिए उसने एक एक करके सारे आदमियों के नाम बता दिए और उसने ये भी बताया कि हम सारे गैंग मेंबर्स का लीडर जूडा है, यानी कि ऐश इन सारे लोगों को मारने के बाद जूडा को भी खत्म कर देगा। अब यहाँ ऐश को नाम तो पता चल चुके थे, इसीलिए उसने फैक्ट्री के अंदर पूरी तरीके से बड़ा धमाका कर दिया। देखते ही देखते सारे ड्रग्स जल जाते हैं जिससे कि कई गैंग मेंबर्स भी मारे गए थे। स्काई की भी जलने के कारण वहीं पर मृत्यु हो गई और अब यहाँ एकदम हीरोइक स्टाइल में ऐश बाहर निकलता है और अपनी मॉडिफाइड बाइक के ऊपर बैठकर अपने नए टारगेट की तरफ चला जाता है। वो ब्लैक कौवा तो कदम कदम पर ऐश का साथ दे रहा था।
यहाँ पर अब ऐश अपना बदला लेने के लिए दूसरे आदमी के पास चला गया था जिसका नाम नीमो होता है। नीमो ने भी गैंग के साथ मिलकर उसे और उसके बेटे को जान से मार दिया था, इसीलिए ऐश तुरंत ही नीमो के पास पहुंचकर उसे बहुत ज्यादा मारता है। नीमो को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐश को तो उन लोगों ने मार दिया होता है, आखिरकार वो वापस इस तरीके से कैसे आ गया। लेकिन अब ऐश के इरादे एकदम साफ थे कि उसे अपने दुश्मनों से बदला जो लेना है। उसने तुरंत ही नीमो को जान से मार दिया और वहां से दूसरी तरफ चला गया। ये बातें अब कुछ समय के अंदर अंदर जूडा को पता चल जाती हैं, इसीलिए उसने अपने कर्व और काइली नाम के साथियों को उस जगह पर भेज दिया था। कर्व जब नीमो की बॉडी को देखता है तब उसके मुंह से एक कागज निकलता है जिससे कि कौवा बनाया गया था। कर्व और काइली ये सारी इंफॉर्मेशन डायरेक्टली लाकर जूडा को प्रोवाइड कर देते हैं और वो सभी लोग इससे अंदाजा लगा रहे थे कि आखिरकार ये हमला किसने और कैसे किया होगा। अब ऐसे यहाँ डायरेक्टली सैरा के पास आ जाता है और उससे पूछने लगता है कि आखिरकार मेरा बेटा इस वक्त कहाँ होगा। तब जाकर सैरा ने सिंपली बताया कि तुम्हारा बेटा हेवन में मौजूद है और अगर तुम अपने दुश्मनों से बदला ले लोगे तो तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, जिसके बाद तुम अपने बेटे के पास जा सकते हो। ये बात सुनते ही ऐश काफी ज्यादा खुश हो गया और वो तुरंत ही निकल पड़ता है अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए। वो उन सभी लोगों को नहीं छोड़ेगा जिसने कि उसे और उसके बेटे को जान से मार दिया। इन सारी चीजों में ऐश का साथ वो कौवा दे रहा होता है क्योंकि वही एक रीजन था जिससे कि ऐश इस दुनिया में कनेक्टेड है। अब यहाँ कर्व और काइली अपनी पूरी इंफॉर्मेशन लेके आके जूडा को प्रोवाइड करते हैं और जूडा ने तो सीसीटीवी कैमरा की मदद से वो सारी चीजें देख ली थी कि ये और कोई नहीं बल्कि ऐश है जिसे कि उन लोगों ने कई समय पहले मार दिया था। जूडा भी एकदम शॉक था कि ऐसा कैसे हो सकता है। जूडा तो अपने आदमियों को आदेश देता है कि जल्द से जल्द उसे जाकर खत्म कर दो, पर सिविल ने बताया कि तुम ऐश को किसी भी चाकू या फिर बंदूक से नहीं मार सकते। वो एक आत्मा है जो अपना मकसद पूरा करने आई है। अगर उसे सच में चोट पहुंचाना है तो ऐश को नहीं बल्कि उस क्रो को पकड़ो जो कि इस दुनिया से उसे कनेक्ट करके रख रहा है। उस कौवे को जितनी भी तुम दुख और पीड़ा दोगे उसका सीधा सीधा असर ऐश के बॉडी पर भी पड़ेगा। सिविल तो अब अचानक कर्व की बॉडी पर एक कौवे का टैटू बना हुआ देखती है जो कि सेम टू सेम उसी कौवे जैसा दिख रहा था। इसीलिए सिविल ने जूडा को बताया कि तुम्हें इसी कौवे के बारे में पता लगाना है। जूडा तुरंत ही उठकर कर्व को कहता है कि तुम्हारे बॉडी पर ये टैटू किसने बनाया उसे तुरंत ही यहाँ लेकर आओ। कर्व और काइली तो तुरंत ही निकल पड़ते हैं। वो दोनों तो सीधा सैरा के पास आ चुके थे क्योंकि सैरा ने ही कर्व के बॉडी पर वो क्रो का टैटू बनाया होता है। सैरा तो उसी क्रो का रेफरेंस लेकर वो सारी चीजें कर रही थी जिसकी वजह से ये क्रो और टैटू बना हुआ क्रो काफी मैच होता है। हालांकि अभी शॉप पे सैरा मौजूद नहीं थी बल्कि नोआ था, इसीलिए अब कर्व और काइली नोआ से पकड़कर पूछताछ करते हैं कि आखिर सैरा कहाँ पर है। नोआ उन्हें कुछ भी नहीं बताता। तब जाकर उन दोनों ने मिलकर नोआ को बहुत ही बुरी तरीके से मार दिया। उन दोनों में भी अपने बॉस की तरह जरा भी रहम नहीं होता। अब हमें यहाँ ऐश दिखाया जाता है जो कि ट्रैवल करते हुए उसी पानी के पास पहुंच चुका था जहाँ पर उसे और उसके बेटे डैनी को जान से मारकर नीचे फेंक दिया गया था। वो बहुत ही ज्यादा दुखी होता है और उसी समय ऐश को डैनी की एक पेंटिंग मिलती है। वो पेंटिंग को टच करते ही ऐश को अपनी पुरानी मेमोरीज याद आने लगी थी कि कैसे उसे और उसके बेटे को जान से मारा गया था। ऐश देखता है कि उसे और उसके बेटे को चारों तरफ से गैंग मेंबर्स ने घेर लिया है और अब यहाँ कर्व अपने बॉस यानी कि जूडा के पास जाकर पूछ रहा था कि इनके साथ क्या करना है क्योंकि इन लोगों ने हमें मर्डर करते हुए देख लिया था, कहीं ये हमारे खिलाफ गवाही ना दे दें। इसलिए जूडा कहता है कि जरा भी रहम मत करो, फादर और सन दोनों को ही खत्म कर दो जल्द से जल्द। इसीलिए कर्व, काइली सभी लोग मिलकर ऐश और डैनी दोनों को ही मार देते हैं। कर्व तो उन्हें समझा रहा था कि तुम्हारी गलती कुछ नहीं है, सिर्फ तुम गलत समय और गलत प्लेस पर आ गए। दोनों को मारकर पानी के अंदर फेंक दिया जाता है और ये वही सीन होता है जो हमें कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था। इन सारी चीजों से ऐश को काफी ज्यादा दुख होता है कि इस तरीके से इंसान क्यों इतने निर्दयी हो गए हैं। उसकी बदले की भावना तो और भी ज्यादा बढ़ने लगी। ऐश ने अपने दिल पर पत्थर रख के अब किसी भी तरीके से अपने बेटे को पानी में से बाहर निकाल दिया और उसकी डेड बॉडी को लेके जाकर एक ग्रेव यार्ड में दफना देता है। ऐश ने तो अपने बेटे डैनी की भी सारी फोटोज जला दी थी जिससे कि उसे विजन्स आ रहे थे क्योंकि ऐश जितने भी विजन्स देखते जा रहा था उसे उतना ही पेन होता है। वो बिल्कुल भी सहन नहीं पाता कि ये सारी गैंगस्टर्स एक छोटे बच्चे को मार दे रहे थे। अब हमें काइली और कर्व सीधा सैरा के घर पर दिखाए जाते हैं जो उसे किडनैप करने के प्रोसेस में थे। कुछ देर बाद उस जगह पर ऐश भी आ जाता है जो सैरा को चारों तरफ ढूंढ रहा था पर उसे वो मिलती ही नहीं, यानी कि उन लोगों ने सैरा को किडनैप कर लिया है। पर तभी अचानक ऐश के सामने काइली आ जाती है। काइली तो ऐश को बहुत ही गुस्से से देख रही थी जैसे कि वो उसकी जान लेना चाहती है और वो उससे जरा भी नहीं डर रही थी।
ऐश भी अब बहुत ही ज्यादा गुस्से में कायली के ऊपर हमला करने लग जाता है, जिसके बाद उन दोनों में एक घमासान लड़ाई होने लगी। हालांकि कायली के पास कुछ ज्यादा फाइटिंग स्किल्स नहीं थी, लेकिन उसके पास ऐसे ऐसे हथियार होते हैं जिससे कि वो ऐश को काफी चोटें पहुंचा रही थी। लेकिन ऐश के ऊपर तो खून सवार हो चुका था और वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला। ऐश बहुत ही ज्यादा गुस्से में कायली को उठाता है और उसके सारे वार को नाकाम करते हुए खिड़की से बाहर फेंक देता है। कायली इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद उसकी तो तुरंत ही मौत हो गई थी। ऐश ने तो कायली के पास एक कौवे का निशान छोड़ दिया था, जिससे कि अगर जूडा को ये पता चले तो उसे आइडिया हो जाए कि ये सारा काम मैंने ही किया है। यानी कि ऐश जूडा के मन में एक डर पैदा करना चाहता था उसके खिलाफ। वहीं अब ऐश सीधा कर्व के पास पहुंचता है, जो कि उससे डर कर एक बाइक पर भाग रहा था, लेकिन वो इतनी आसानी से नहीं बच सकता क्योंकि ऐश का क्रो भी उसका पीछा कर रहा होता है। ऐश का क्रो अपनी आंखों से जो भी देखता वो सारी चीजें ऐश को भी दिखाई देती, जिससे कि उसने कर्व की लोकेशन का पता लगा लिया था। और अब ऐश सीधा एक बिल्डिंग के ऊपर आता है और एक बंदूक लेकर सीधा बाइक के ऊपर फायर कर देता है, जिससे कि बाइक पूरी तरीके से ब्लास्ट हो गई और कर्व बहुत ज्यादा घायल भी हो जाता है। वो तो एकदम पैरालाइज हो गया था और उसकी बॉडी हिल भी नहीं रही होती। कर्व तो अब ऐश के सामने भीख मांगने लगा कि प्लीज मुझे जाने दो, लेकिन ऐश कहता है कि सेम इसी तरीके से मैंने भी अपने बेटे के लिए भीख मांगी थी, लेकिन तुम सारे गैंगस्टर्स जिनके पास दिल बिल्कुल नहीं होता, उसने मुझे और मेरे बेटे को जान से मार दिया। इसीलिए अब ऐश भी कोई रहम नहीं दिखाता और कर्व को लेकर उसी नदी की तरफ चला जाता है। उसने तो कर्व को जिंदा ही पानी में ढकेल दिया और वो डूब डूब कर वहीं पर मर गया। हमें अब कर्व की डेड बॉडी के चारों तरफ फूल दिखाए जाते हैं, जिससे कौवे का आकार बना हुआ था। यानी कि अब ऐश ने ऑलमोस्ट उन सारे दुश्मनों को खत्म कर दिया है। सिर्फ अब बारी थी जूडा की, जो कि सबसे खतरनाक अपोनेंट हो सकता था ऐश के लिए, क्योंकि जूडा के पास सिविल भी मौजूद है जो कि फ्यूचर देख सकती है। अब हमें यहाँ जूडा के अड्डे पर सैरा दिखाई जाती है, जिसे कि कैद करके रखा गया था। सैरा काफी ज्यादा घायल होती है और वो हिल भी नहीं पा रही थी। तभी उसके पास सिबिल आती है और उसे उठाती है। सैरा ने जब सिबिल की हुडी हटाई और उसका चेहरा देखा तो ये पता चलता है कि सिबिल की दोनों आंखें फूटी हुई हैं, यानी कि उसकी दोनों आंखें खराब हो चुकी थी। सैरा तो सिबिल से पूछने लगी कि आखिर ये चीजें तुम्हारे साथ किसने की। तभी उस जगह पर जूडा भी आ जाता है, जो सैरा को बताने लगा था कि सिबिल के पास फ्यूचर देखने की एबिलिटीज हैं। एक समय पर सिबिल इन सारी चीजों से परेशान हो गई थी, इसीलिए उसने अपनी आंखें फोड़ ली ताकि उसे कोई विजन ना दिखे। लेकिन यहाँ पर ठीक इसका उल्टा हुआ। सिबिल को तो और भी अच्छे से फ्यूचर के विजन्स आने लगे थे और तब से ही वो मेरे लिए काम कर रही है। यानी कि वो मुझसे ही रिलेटेड सारे फ्यूचर विजन्स देखती और मेरी मदद करती दुश्मनों से लड़ने के लिए। जूडा ने तो सैरा से साफ साफ कह दिया था कि मैं ऐश को फिर से जान से मार दूंगा, चाहे वो जहाँ पर भी मौजूद हो, मुझसे बच नहीं सकता। वहीं अब हमें ऐश को दिखाया गया, जो सीधा ट्रेवल करते हुए सैरा को बचाने के लिए आ गया था। ऐश का कौवा तो उड़ते हुए उसी फैक्ट्री के पास आ जाता है, जिसे कि सैरा कैद होती हुई दिखाई दे रही थी। यही चीजें अब ऐश भी देख रहा था और उसे पता चल गया होता है कि सैरा की लोकेशन क्या है। वो तो अब तुरंत ही उस फैक्ट्री के पास जाने लगा, लेकिन रास्ते में ऐश को कई सारे लोग मिलते हैं जो कि एक अजीब तरीके का फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे थे। ये फेस्टिवल रात के समय मनाया जाता है, जो कि उस शहर के लोग क्रिएट करते थे, ताकि जो भी आत्माएं इस दुनिया में आती थी अपना मकसद पूरा करने के लिए, उन्हें पूरी तरीके से शांति मिल सके। ऐश तो अब बिना कुछ सोचे समझे उस जगह पर जाने लगा, क्योंकि उसे अपने बेटे की आत्मा के पास जो जाना था। अब हमें यहाँ फैक्ट्री के पास दिखाया गया। वो कौवा जैसे ही सैरा के पास पहुंचता है, तब जूडा ने उस कौवे को एक पिंजड़े के अंदर बंद कर लिया था। यानी कि सिविल ने जूडा को जो कहा था उसने वो कर दिखाया। उसने सबसे पहले उस कौवे को पकड़ लिया होता है और फिर उसे लेके जाकर उसके दोनों पंख काट देता है। इन चीजों का पूरा असर ऐश के ऊपर भी हो रहा था। वो तो इतनी ऊंचाई से नीचे गिर गया और उसके अंदर जरा भी हिम्मत नहीं बची थी, क्योंकि अब क्रो को जिस तरीके से चोट पहुंचाया जाएगा, ऐश को भी उसी तरीके से दर्द होगा। ऐश यहाँ पर बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था, क्योंकि उसे काफी पेन हो रही होती है। थोड़ी ही देर के अंदर जूडा ने उस क्रो को जान से मार दिया और उसका ब्लड पीने लगा, जैसे कि ये कोई रिचुअल परफॉर्म कर रहा होता है, और इन सारी चीजों से उसे काफी ताकत मिलेगी। ऐश बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। तभी उसके ठीक सामने उसके बेटे डैनी की आत्मा आती है। वो तो अपने फादर से कह रहा था कि अगर आज भी आपने हार मान ली तो हम कभी नहीं मिल पाएंगे और हमारा बदला कभी पूरा ही नहीं हो पाएगा। ये बातें सुनने के बाद ऐश के अंदर एक अजीब सी एनर्जी आ जाती है और वो खड़ा होकर सीधा चला जाता है जूडा के पास। लेकिन उस कौवे का खून पीने की वजह से जूडा के अंदर भी रचनात्मक शक्तियां आ गई थी। वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाता है और अब उसके नॉर्मल पंचेस का भी ऐश के ऊपर असर होने लगा था। जूडा बहुत ही ज्यादा गुस्से में आकर ऐश को सभी लोगों के सामने काफी ज्यादा मार रहा होता है। लेकिन
यहाँ सिविल ने सेरा की मदद की और उसे आजाद कर दिया, क्योंकि उसे पता चल चुका होता है कि जूडा काफी बेकार आदमी है और वो हमेशा बुराई का ही साथ देता था। सिविल तो सेरा को एक छोटा सा चाकू देती है और कहती है कि इसे तुम जूडा पर मार देना, क्योंकि आसमान में अब बहुत सारे कौवे और रेवन क्लॉ जमा हो चुके हैं जो कि किसी आत्मा को ही लेकर जाने से पहले रिचुअल परफॉर्म करते थे। सेरा इस बात का मतलब समझ जाती है और वो तुरंत ही भागते हुए चली गई ऐश को बचाने के लिए। जूडा ऐश को जान से मारना चाहता था, इसीलिए वो उसके गले में रस्सी फंसाकर लटका देता है। तभी उस जगह पर सेरा पहुंच गई और वो उसी पवित्र तलवार की मदद से डायरेक्टली जाकर जूडा को मार देती है। लेकिन जूडा को तो इससे कुछ फर्क नहीं होता और उसके सारे घाव भर जा रहे थे। जूडा ने तो अब उसी तलवार की मदद से सेरा को भी चाकू मार दिया। ऐसे इन सारी चीजों से बहुत गुस्सा होता है और वो तुरंत ही जूडा के पास चला गया उसे खत्म करने के लिए। ऐश जूडा को तेजी से धक्का देते हुए एक नुकीले खंजर के पास लेकर चला गया, जिसमें कि जूडा की पूरी बॉडी घुस जाती है। पर जूडा तो हंसने लगा था और ये कहता है कि तुम्हारी अब सारी पावर्स मेरे अंदर आ चुकी है, क्योंकि मैंने तुम्हारी पावर्स को कनेक्ट करने वाले क्रो को मारकर उसका खून पी लिया है। जूडा इस बात से काफी खुश हो रहा होता है, लेकिन तभी ऐश ने ऊपर देखते हुए कहा कि ये सारे कौवे मेरे लिए आए थे, क्योंकि मेरा समय खत्म होने वाला था और मेरी आत्मा को हेल में लेकर जाया जाएगा। लेकिन मेरी पावर्स तुमने छीन ली, इसीलिए ये सारे कर्स अब तुम्हारे ऊपर अप्लाई होते हैं। जूडा भी समझ जाता है कि आखिरकार ऐश क्या कह रहा है। वो तो उस जगह से भागना चाहता था। तभी ऐश ने उन सारे रेवन क्लॉज और क्रो को नीचे बुला लिया और वो सारे क्रो जूडा की आत्मा को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसे लेकर गायब हो जाते हैं। यानी कि जूडा ने जिस तरीके का बुरा काम किया था उसे उस तरीके की सजा भी मिलेगी। जूडा पूरी तरीके से खत्म हो जाता है और उसके गैंग मेंबर्स भी बिछड़ गए थे। ऐश अब घायल पड़ी हुई सेरा को उसके घर में लेकर आकर उसे छोड़ देता है। ऐश ने तो सेरा की सही समय पर जान भी बचा दी थी। ऐश अब अपना बदला पूरा होने के बाद उसकी आत्मा सीधा अपने बेटे की आत्मा के पास चली जाती है। वो दोनों इतने समय बाद एक दूसरे के साथ मिल रहे थे और काफी ज्यादा खुश होते हैं। इसी के साथ वो दोनों अपनी अपनी दुनिया में चले गए और हमारी कहानी भी यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।